नमस्कार साथियों, पॉलिटी की इस नई कक्षा में फिर से स्वागत आपका। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है एक जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर COM, और जो दूसरा मुद्दा है वो है उपराष्ट्रपति को लेकर, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे संबंधित प्रावधानों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसके बारे में। तो देखिए, उसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि उसकी स्थिति क्या है संविधान में, कहाँ पर वो व्याख्यायित है। तो संविधान का अभी हम भाग 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम केंद्रीय जो व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने राष्ट्रपति देखे, प्रधानमंत्री देखे, अब उपराष्ट्रपति और जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उनसे संबंधित चीज़ों को यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसकी संविधान में स्थिति है अनुच्छेद 74 और 75 में व्याख्यायित। कहने का तात्पर्य कि जो मंत्री कैसे नियुक्त होंगे, उनके क्या कार्य होंगे और कौन नियुक्त करेगा, क्या कार्यकाल होगा, ये सभी चीज़ें अनुच्छेद 74 और 75 है जो उसमें व्याख्यायित किए गए हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो 2 अनुच्छेदों द्वारा डिफाइन होती है, एक 74 और दूसरा 75। अब उनमें लिखा क्या है अंदर से वो जानने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 74 कहता है कि जो राष्ट्रपति हैं, हमारे राष्ट्रपति, उनको सहायता वो परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 74 क्या कहता है, वो कहता है कि एक राष्ट्रपति जो है ना हमारे, वो बिना मतलब अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं कर सकते। उन्हें सहायता देने के लिए, यानी वो किसकी सलाह पर कार्य करेंगे, इसके लिए एक मंत्री परिषद होनी चाहिए। अब वो मंत्री परिषद होगी कैसी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये आर्टिकल 75 में बताया गया है। तो आर्टिकल 70 फिर अब देखिए आर्टिकल 75 को समझें तो ये कहता है जो मंत्री परिषद होगी उसका एक हेड होगा, वो होगा प्रधानमंत्री, बाकी अन्य उससे जूनियर होंगे जो भी मंत्री होंगे। ठीक है, तो देखिए, जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, और कैसे करेगा मैंने बताया था प्राइम मिनिस्टर वाले चैप्टर में कि जो बहुमत वाला दल होगा उसका एक सर्वसम्मति से एक नेता चुनेंगे वो अपने दल का, और उसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। और महागठबंधन में वही सर्वसम्मति से बनेगा, या फिर कोई बहुमत ही नहीं प्राप्त है किसी को तो राष्ट्रपति अपने विवेक से कर सकता है, बशर्ते उसे एक हफ्ते में जो विश्वास मत है, एक महीने में विश्वास मत हासिल करना होगा। ठीक है, तो देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति ने करी। अब जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन अपने मन से नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जिसे कहेगा कि इसे मंत्री बनाओ तो राष्ट्रपति उन्हीं को मंत्री पद पर नियुक्त करेगा। तो क्या समझे, आर्टिकल 74 में कहा एक मंत्रिपरिषद होगी, आर्टिकल 75 में कहा कि वो मंत्रिपरिषद कैसी होगी, उसका स्ट्रक्चर, कार्यकाल, वेतन, शर्तें क्या क्या होंगे सब बताए। इसमें बताया कि एक प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेगा, बाकी जो अन्य मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, इतना भी बन गया। अब देखिए, अब जो ये मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसकी सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री सहित जो मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या है ना, वो कितनी होनी चाहिए, जो लोकसभा की कुल संख्या है अभी कितनी है, 545 है, उसके 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 545 का 15% निकालिए, उतने से अधिक जो मंत्रिपरिषद है वो उसमें मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती है। और यह प्रावधान पहले से नहीं था, यह प्रावधान जुड़ा 91वां संविधान संशोधन हुआ ना, जो 2003 से 91वां CAA हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, उससे यह प्रावधान जुड़ा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, यानी जो मंत्रिपरिषद होगी, उसकी सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी लोकसभा में अगर 100 सदस्य हैं तो जो ये मंत्रिपरिषद है उनकी संख्या अधिकतम 15 ही हो सकती है, या फिर उससे कम होगी, उससे ज़्यादा तो नहीं ही होगी। और इसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल किया गया, प्रधानमंत्री भी क्योंकि एक मंत्री ही है, बस समानु में एक स्थिति उसकी ऊपर है। ठीक है, तो देखिए, हमने ये भी पढ़ा कि प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद है उसकी सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 91वां संविधान संशोधन 2003 से ये प्रावधान जुड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रत्येक मंत्री है जो उसको कुछ अधिकार या शक्तियां भी होती हैं उसकी। सबसे ये आर्टिकल 88 में डिफाइंड है। अब बशर्ते ये आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है आपको, क्योंकि इसे छोड़ देना, इसके प्रोविजन पढ़ो बस। जो प्रत्येक मंत्री है ना, उसे किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है। किसी भी सदन का तात्पर्य, कितने सदन है, 2 ही सदन तो है, राज्यसभा और लोकसभा। तो वो दोनों सदनों में, बशर्ते वो लोकसभा का सदस्य हो, लेकिन वो राज्यसभा में भी बोल सकता है, राज्यसभा का सदस्य हो तो लोकसभा में भी बोल सकता है। जो उन दोनों सदनों की कार्यवाही होगी उसमें भाग भी ले सकता है। और जो संयुक्त बैठक होगी, अब सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो संयुक्त बैठक है, जॉइंट मतलब जो संयुक्त बैठक का हमने प्रावधान पढ़ा था पहली बार, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है, आपको याद है तो मैंने कहीं एक बार लिखा था ये आर्टिकल, अब पुराना कितना याद कर रहे हैं आप वो बताइए।
तो जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए हो, ठीक है। तो जो प्रत्येक मंत्री है उसको संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार भी है। तो क्या क्या अधिकार उसके पास, किसी भी सदन में बोल सकता है, वो किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है। लेकिन अगर वो लोकसभा का सदस्य है और राज्यसभा में बोल रहा है तो वहां मत नहीं दे सकता। मत वो वहीं दे सकता है जहां का वो सदस्य है। लोकसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में जाके बोल भी सकता है, कार्यवाही में भाग भी ले सकता है, संयुक्त बैठक में भी भाग भी ले सकता है। लेकिन लोकसभा का सदस्य होकर राज्यसभा में जाकर वहां मत नहीं दे सकता। जब कोई बिल पास होगा ना तो वहां जाके मत देगा, क्योंकि मत तो उसका एक ही होगा और वो जिस सदन का सदस्य होगा वहीं जाकर उसे यूज करेगा, ठीक है। आ गया होगा समझ में। तो देखिए ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कुछ हमने प्रोविजन पढ़े। अब हम पढ़ते हैं जो आर्टिकल 75 में हम दो उत्तरदायित्व पढ़ते हैं। मंत्रियों के दो उत्तरदायित्व होते हैं, एक होता है सामूहिक उत्तरदायित्व, एक होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अब ये टेक्निकल चीज है, थोड़ा मतलब दिमाग लगाना, मतलब थोड़ा ध्यान देना यहाँ की तरफ, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व को। सामूहिक उत्तरदायित्व अब हमने पढ़ा है पहले, जो संसदीय व्यवस्था है उसका मूल सिद्धांत ही यही है कि सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। इसका तात्पर्य यह है कि जो सभी मंत्री है ना, वो अब ये सामूहिक उत्तरदायित्व है किसके प्रति, ये जरूर से ध्यान रखना कि सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है, राज्यसभा के प्रति क्यों नहीं है। क्योंकि जो मंत्री हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी है ना, और जनता द्वारा चुने गए लोग कहाँ हैं, लोकसभा में है। राज्यसभा में तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होती है, ये हम संसद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इतना ही याद रखना है कि मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका तात्पर्य है कि अगर कोई भी मंत्री अगर इस्तीफा दे देता है अपने पद से, तो जो पार्टी है बहुमत में, हो सकता है कि उसका जो बहुमत हो वो कम हो जाए। अब वो कम हो गया तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है, और अविश्वास प्रस्ताव अगर एक बार पारित हो गया यानी ये सिद्ध हो गया कि इस पार्टी के पास बहुमत नहीं है, तो पार्टी की जो सरकार है वही कोलैप्स हो जाएगी, सभी मंत्रियों को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये मंत्री एक पूल की तरह कार्य करेंगे, कि मतलब साथ में ही चलें। अगर कोई इस्तीफा देता है या मतलब पार्टी से विरोध दर्ज करता है या हट जाता है, तो हो सकता है कि उसका जो बहुमत है वो कम हो जाए, और वो सरकार बनाने की जो उसको आवश्यकता होती है हमें सीटों की, वही न रहे उसके पास। तो जो सभी मंत्री हैं वो एक सामूहिक जिम्मेदारी के साथ चलते हैं कि हम एक पार्टी के रूप में काम करेंगे, तो सभी चीज एक साथ ही करेंगे। और ये उत्तरदायित्व किसके प्रति है, लोकसभा के प्रति है। बस इतना याद रखना। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय व्यवस्था का मूल सिद्धांत, सभी मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को समझें तो सबसे पहली बात, जो मंत्री है ना वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। यानी मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। मंत्री को हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति। लेकिन मैंने पहले बार बार कह रहा हूं कि राष्ट्रपति अपने मन मर्जी से नहीं हटा सकता। जब प्रधानमंत्री कहेगा कि इस मंत्री को हटा दो, और प्रधानमंत्री क्यों कहेगा, कोई मंत्री अच्छा कार्य नहीं कर रहा होगा, या किसी से मनमुटाव चल रहे होंगे, या कोई पार्टी के विरोध में कुछ बोल रहा होगा, तो प्रधानमंत्री कह सकता है कि इसे हटा दो। तो हटाएगा राष्ट्रपति, लेकिन कहेगा प्रधानमंत्री। तो वास्तविक शक्ति किसकी है, प्रधानमंत्री की है। राष्ट्रपति तो केवल अंत वाला काम कर रहा है ना, कि अच्छा अच्छा ये सब हो गया, चलो हटा दूं, ठीक है हटा दो, फिर क्या लगा। और प्रत्येक मंत्री की राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, मंत्री की सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति है, लोकसभा के प्रति। तो मंत्री की व्यक्तिगत जिम्मेदारी किसके प्रति है, राष्ट्रपति के प्रति। ये जरूर से याद रखना, सामूहिक जिम्मेदारी लोकसभा के प्रति, व्यक्तिगत जिम्मेदारी राष्ट्रपति के प्रति। तो देखिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में क्या क्या पढ़ा, मंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, अर्थात प्रत्येक मंत्री की राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। आ गया समझ में। अब देखिए एक छोटा सा प्रोविजन और है कि जो भारत में जो मंत्री है ना, उन पर कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। अब विधिक उत्तरदायित्व का अर्थ समझते हैं। भारत में मंत्रियों पर कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है, ये याद रखना है पहली बार। विधिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य कि वहां का जो मतलब जो वाइस, किसके कंपैरिजन में कह रहे हैं हम, ये जो ब्रिटेन का संविधान उसके कंपैरिजन में वहां के मंत्रियों पर विधिक उत्तरदायित्व होता है। यानी अगर कोई भी बिल पास होता है तो उस पर जो मंत्री हैं उनके भी सिग्नेचर लिए जाते हैं कि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। कोई भी बिल अगर पास किया जाए तो इसमें मंत्रियों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो विधिक रूप से इसके लिए उत्तरदायी होंगे ही। आपको इतना फचड़े में पढ़ना ही नहीं, सिंपल याद रखना है कि भारत में मंत्रियों पर कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। यानी कोई भी बिल अगर पारित हुआ तो वो उन मंत्री की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर वो गलत है सही है जो भी, क्योंकि सबने सामूहिक रूप से उसे पास किया है, ठीक है। तो भारत में मंत्रियों पर कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं है, इतना पड़ा। तो ये थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। देखिए सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद अनुच्छेद कहाँ 74 और 75 में व्याख्यायित है। 74 कहता है राष्ट्रपति को सहायता व परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। फिर 75 कहता है कि यह मंत्रिपरिषद होगी कैसी,
इसमें होगी इसमें एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। फिर अंतिम मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और ये जुड़ा कब था? 91वां संविधान संशोधन हुआ था जो 2003 में, उसमें से ये प्रावधान जुड़ा था। ठीक है। फिर हमने प्रत्येक मंत्री को देखा कि प्रत्येक मंत्री जो है उसको किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है, किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन दूसरे सदन में जाकर वोट देने का अधिकार नहीं है, अपने ही सदन में देगा वोट। ठीक है। फिर हमने देखा जो मंत्रियों की सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है यह संसदीय व्यवस्था का मूल सिद्धांत है, अर्थात सभी मंत्रियों की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होती है। फिर हम व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को समझे। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में कहा गया कि जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, यानी प्रत्येक मंत्री की जिम्मेदारी होती है। सामूहिक जिम्मेदारी लोकसभा के प्रति, व्यक्तिगत जिम्मेदारी राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है। और फिर हमने देखा कि भारत में जो मंत्री हैं उन पर कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट है, उस 2-3 प्रोविजन है उससे संबंधित जल्दी से याद कर लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को समझें, उपराष्ट्रपति को देखिए अनुच्छेद 63 में है ना, उसमें बताया गया है उपराष्ट्रपति के बारे में। और ये उपराष्ट्रपति का पद किसकी तर्ज पर है? जो अमेरिकन उपराष्ट्रपति होता है ना, उसकी तर्ज पर आ सकता है कि भारत का उपराष्ट्रपति का पद किसकी तर्ज पर बनाया गया है। तो किसकी तर्ज पर है? अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी तर्ज पर, आर्टिकल 63। अब देखिए इसका निर्वाचक मंडल क्या है? उपराष्ट्रपति के लिए डायरेक्ट वोटिंग होती है, मतलब हम वोट करते हैं नहीं, ये भी एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। यानी जो पहले से चुने हुए प्रतिनिधि है ना हमारे, जो हमने सांसद चुने हैं या फिर जो हमने विधायक चुने हैं। अब जो राष्ट्रपति का चुनाव है वहां तो विधायक भी जाते हैं, लेकिन जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वहां देखिए वहां के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल। सबसे पहले आप अगर रिकॉल कर पा रहे हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन थे? जो संसद के दोनों सदन हैं उसके निर्वाचित सदस्य, और जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनके सदस्य। जो विधान परिषद या विधानमंडल में 2 भाग होते हैं, एक विधानसभा एक विधान परिषद, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य थे। फिर जो दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा थी उसके निर्वाचित सदस्य थे, यानी वहां मनोनीत सदस्य नहीं थे और विधान परिषद के सदस्य नहीं थे। समझ गए थे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ राज्यों का तो कोई रोल ही नहीं है। यहाँ विधानसभा विधान परिषद कोई नहीं, यहाँ केवल संसद का रोल है। यानी संसद मतलब राज्यसभा और लोकसभा। संसद के निर्वाचित सदस्य यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और संसद के मनोनीत सदस्य भी। ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य नहीं आते। क्यों नहीं आते मैंने बताया था, लेकिन यहाँ मनोनीत सदस्य भी आते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और यहाँ राज्यों का कोई रोल नहीं है, राज्यों की विधानसभाओं के कोई शामिल नहीं होंगे, यहाँ पुडुचेरी दिल्ली के कोई शामिल नहीं होंगे। यहाँ केवल संसद के निर्वाचित भी मनोनीत भी। ठीक है, याद कर लोगे ना? याद करना ही पड़ेगा। अब देखिए शपथ कौन दिलाता है फिर राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, सॉरी उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति। तो दोनों काम राष्ट्रपति को, शपथ भी राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए जो उपराष्ट्रपति है उससे जुड़े जो चुनाव विवाद हैं उनकी जांच कौन करता है? उनकी जांच की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा। उपराष्ट्रपति के जो भी चुनाव विवाद होंगे उनकी जांच की जाएगी उच्चतम न्यायालय द्वारा। राष्ट्रपति में भी हमने यही पढ़ा था कि राष्ट्रपति से संबंधित जो भी चुनाव के विवाद होंगे उनकी जांच और उन पर जो भी निर्णय होगा वो उच्चतम न्यायालय द्वारा ही दिए जाएंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ राष्ट्रपति के कार्य। राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य हैं? सबसे पहली बात, राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका आर्टिकल मुझे अगर मैं सही ध्यान कर पा रहा हूं तो 89 है शायद, फिर भी आप क्रॉस चेक कर लेना, इसे मैं श्योर नहीं हूँ। मतलब जब उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो वो तो आर्टिकल 63 है, लेकिन जब राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है तो वो आर्टिकल 89 में बताया गया उसके बारे में। ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कहा, राष्ट्रपति राज्यसभा के, सॉरी यार ये उपराष्ट्रपति करना है यहाँ पर, एक बार उपराष्ट्रपति कार्य करना है एक बार। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के कार्य क्या क्या होते हैं? ये एक राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति का तात्पर्य कि जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है तो लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करने का, वैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही को संचालित करता है उपराष्ट्रपति। और ध्यान देने वाली बात क्या है, उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं है, उपराष्ट्रपति को कुछ वेतन नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, उसे उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता है, उसे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन मिलता है। अगर एग्जाम में बने कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है तो 0 है, क्योंकि उसे
क्योंकि उसे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन मिलता है। उसका वेतन राज्यसभा का जो पदेन सभापति है उसके कोटे में जाएगा, उपराष्ट्रपति के कोटे में नहीं जाएगा। समझ गया? ये दोनों एक ही आदमी है, इतना तो समझ आ ही रहा होगा आपको, ठीक है। और दूसरा कार्य क्या है, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, यानी उसने त्यागपत्र दे दिया या फिर निष्कासित कर दिया, उस पर महाभियोग लगा के, या फिर उसकी मृत्यु हो गई, तो जो ये उपराष्ट्रपति है यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। लेकिन कब तक? अधिकतम 6 माह तक। ये अवश्य याद रखिए, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद में 6 महीने तक ही कार्य कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने की अवधि दी गई है चुनाव के लिए। इस 6 महीने में नया राष्ट्रपति हमें चुनना ही पड़ेगा। लेकिन वेस्टर्न अमेरिका में क्या होता है, वहां अगर एक बार राष्ट्रपति ने पद से हट गया तो शेष कार्यकाल के लिए पूरा कार्यकाल उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बन जाएगा। वहां दोबारा चुनाव नहीं होंगे राष्ट्रपति के लिए। समझिए मैंने क्या कहा? वहां होता है उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति बन गया तो वो जो शेष कार्यकाल है उस पूरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रहेगा। यहां ऐसा नहीं होता। यहां अगर राष्ट्रपति का पद निष्कासित होता है तो उपराष्ट्रपति केवल अधिकतम 6 माह के लिए ही राष्ट्रपति बन सकता है। उस काल में नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। समझ गया? तो यह था उपराष्ट्रपति। फटाफट रिवाइज करते हैं एक बार इसे। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, आर्टिकल 63 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन थे? जो संसद है यानी लोकसभा और राज्यसभा, उसके निर्वाचित सदस्य भी आएंगे, उसके मनोनीत सदस्य भी आएंगे, और राज्य विधानसभाओं का यहाँ कोई रोल नहीं है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। ठीक है। अगर इसके चुनाव विवाद होते हैं अगर कोई, तो उसकी जांच कौन करता है? उच्च न्यायालय में करता है। उच्च न्यायालय करता है। ठीक है। इसके कार्य क्या थे? पहली बात, उपराष्ट्रपति, हाँ ये इसके कार्य हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसको वेतन भी इसी रूप में मिलता है। यह राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, लेकिन अधिकतम 6 माह तक। उस 6 माह में नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। तो ये थे उपराष्ट्रपति के प्रावधान। अब हम अगली क्लास में इसी ये जो विधायिका की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में देखते हैं कब होती है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।